हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। इसके अलावा अभी दिल्ली में वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है और इसके तहत स्वास्थ्य कवरेज 10 लाख का दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 71 हस्तियों को दिया है पद्म पुरस्कार। टोटल दिए जाने हैं 139 को इस बार। अब इसके अलावा रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन ये बुक आई हुई है। उसको लिखा है अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। और इसरो को 6 महीनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का नेतृत्व सौंपा गया है। इसके अलावा अभी अप्रैल में हुए कनाडा में प्रधानमंत्री के चुनाव में मार्क कार्नी को एक बार फिर से जीत हासिल हुई है, मतलब मार्क कार्नी की पार्टी को। तो चौथी बार इनकी पार्टी जीती हुई है। मार्क कार्नी दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन ये मुंबई में आयोजित किया गया। यहीं पर 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक रूप से शुरू की गई। अच्छा, एक और जरूरी बात देखिए, अभी कल एक बड़ा डिसीजन आया केंद्र सरकार का। जातिगत आधारित जनगणना को मंजूरी मिली हुई है। इस पर मैंने कल रात को ही आपको वीडियो दी है, देर रात हो गई थी, तो वो वीडियो जरूर जा करके देखिएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि जातिगत जनगणना क्यों इसको दिया गया है और क्या मांग हो रही थी और ये किस प्रकार से कास्ट सेंसस जारी किया जाएगा। कल की वीडियो जरूर देखिएगा चैनल पर जाकर के। खैर, त्रिनिदाद और टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं कमला प्रसाद विशेषर। और अभी हाल ही में डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल जी को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कल 9 ही क्वेश्चन थे, तो ये टॉप 9 क्वेश्चंस का करंट अफेयर का आपने रिवीजन किया है। आज हम लोग 11 क्वेश्चंस देखेंगे, 11 क्वेश्चंस देखेंगे। आगे बढ़ूं इससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था लाइव क्लास वगैरह में, कहा था मैंने कि अपने बर्थडे के दिन मैं आपको जीएस सफलता 4.0 दूंगा, क्योंकि बर्थडे पर ऑफर आपको आएगा ही, मिलेगा ही। तो यानी कि कल आपको जीएस सफलता बैच शुरुआत होता हुआ दिख जाएगा। जीएस सफलता 4.0 बैच बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी, मतलब कि वेट कर रहे थे और कई बार चीज़ें सही नहीं हो रही थी, इस वजह से डिले करते जा रहे थे। लेकिन कल फाइनली 2 तारीख से आपको जीएस सफलता 4.0 देखने को मिलने लगेगा। बैच में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और क्लासेज इसकी 5 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी मंडे से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो जीएस सफलता 4.0 जिनको जिनको भी लेना है कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं और साथ ही साथ में व्हाट्सएप कर दें। और क्योंकि 2 मई को ऑफर के साथ ही स्टार्ट हो रहा है, तो अभी के टाइम पर तो बहुत डिस्काउंट रूप में आएगा, तो इसलिए कोशिश करना कि इसी दौरान आप लोग परचेज कर लो और ज्वाइन कर लो बैच, ठीक है ना। फिर जब शुरू होगा तब तो शुरू ही होगा, लेकिन आप आज से या फिर आज शाम से या फिर कल से एडमिशन ले पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसे मे डे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मे डे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड स्टैटिक्स पूछे जाते हैं। हालांकि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसका इतिहास कुछ और रहा है। एक्चुअली में 1886 में लगभग 2 लाख अमेरिकी मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करना शुरू की और हड़ताल पर आ गए। शिकागो में बड़ी मात्रा में हड़ताल हुई और हड़ताल धीरे धीरे हिंसक हो गई और हिंसक होने के बाद कई लोगों की जानें भी गई और ये इतिहास में हे मार्केट अफेयर्स के नाम से भी जाना गया। फिर इसके बाद वहां पर डिमांड मानी गई और 8 घंटे कार्य दिवस लागू किया गया। आज भी बहुत जगहों पर 8 घंटे का वर्क टाइम है। कार्य दिवस मतलब कि एक दिन में 8 घंटे तक काम कराया जाता। तो इसी की याद में ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। अब 1 मई को डिसाइड किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। आईएलओ के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार मोटा मोटा कि इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके अध्यक्ष हैं गिलबर्टो हैंगबो। गिलबर्टो हैंगबो जो हैं ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। आईएलओ के, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पूछा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024-25 में हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? एक्चुअली में ये हथियारों पर नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में ये सेनाओं पर होना चाहिए, ठीक है ना, सेनाओं पर। तो सैन्य खर्च पर एक रिपोर्ट आई हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य खर्च करने के मामले में पहुंच गया है 5वें स्थान पर। जी हाँ,
अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है एक पुरानी रिपोर्ट से, जो रिपोर्ट आती है सिप्री की। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहते नहीं है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। जिनको पता होगा ये रिपोर्ट उनको तो कंफ्यूजन होगा, और जो पढ़े ही नहीं होंगे इसको तो उनको काहे कंफ्यूजन होगा। इसीलिए देखो, थोड़ा कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने बताया था हथियारों की खरीद पर और हथियारों के निर्यात पर, यानी कि एक्सपोर्टेशन पर रिपोर्ट। तो खरीद के मामले में, हथियारों की अगर जब खरीद की बात आती है, उस मामले में हम लोग नंबर 1 पर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, हथियारों की खरीद में अगर पूछा जाए कि खरीद में, तो है भारत नंबर 1 पर, भारत टॉप पर है और सऊदी अरब वगैरह दूसरे पर है। इसके अलावा अगर पूछा जाए सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वालों के मामले में, तो इसमें भारत है 5वें पर। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा खर्च हुआ, सेनाओं पर पूरा का पूरा खर्च हुआ। अब सेनाओं में बहुत सारे खर्च होते हैं, सेनाओं को सैलरी देनी है, जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन वगैरह देनी है, जो शहीद हो जाते हैं उनको कंपनसेशन देना है, बहुत सारे प्रकार के खर्चे होते हैं। कुछ नया बेस बनाना है, कोई नया जहाज बनाना है, कोई नया आपका एयरक्राफ्ट वगैरह बनाना है। इसके बाद फिर कुछ हथियार आपको खरीदने भी होंगे, तो कुछ हथियार वाला हिस्सा इतना खर्च आ गया मान लो, ठीक है। तो जब केवल हथियारों की खरीद की बात की जाती है तो उसमें इंडिया टॉप पर रहता है, लेकिन जब ओवरऑल सैन्य खर्च की बात आती है तो उस मामले में अमेरिका से ज्यादा कोई खर्च नहीं करता। ये बात मानते हो कि नहीं। अमेरिका दुनिया भर में अपने बेसेस बना करके रखा है, दुनिया भर में इसकी सबसे बड़ी ताकत है मिलिट्री की, तो इसलिए अमेरिका इसमें टॉप पर रहेगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब इस ग्राफ से थोड़ा सा और समझिए। देखिए यूएस इतना खर्च करता है, फिर चाइना इतना, फिर रूस, फिर जर्मनी और अब इंडिया इतना, ठीक है। कितना कितना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें अगर, तो ये खर्च करता है सेनाओं पर 997 बिलियन डॉलर, लगभग 1000 या कहें कि 1 ट्रिलियन डॉलर हर साल खर्च करता है अपनी सेनाओं पर। चाइना चाइना भी कम नहीं है, 314 बिलियन डॉलर चाइना खर्च कर रहा है। रूस 149 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। जर्मनी 88.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। भारत 86.1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इसके बाद छठे पर यूके है 81 बिलियन डॉलर के साथ, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूक्रेन, फ्रांस, फिर जापान वगैरह, ठीक है। ये टॉप 10 कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, पाकिस्तान से तुलना करें अगर, पाकिस्तान में अगर भारत का सैन्य खर्च देखा जाए ना, तो पाकिस्तान की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना होगा, पाकिस्तान जैसे है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देखो वो 2 फ्रंट वार पर रहता है, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ यहाँ पर इंडिया से, ठीक है। तो उसको इतना ही देखना है, प्लस बॉर्डर एरिया भी कम है। भारत में अगर बात करोगे तो भारत के केस में देखो कि बांग्लादेश यहाँ पर भी बॉर्डर पर रखना है, म्यांमार पर भी यहाँ घुसपैठ वगैरह होती है, मणिपुर वगैरह जानते हो वहाँ पर प्रॉब्लम चलती रहती है। इसके अलावा चाइना इधर है ही, फिर भूटान में तो चलो खैर भूटान नेपाल वगैरह में नहीं लगानी पड़ती सेना, इधर पाकिस्तान परेशान करके रखता है तो इनको अच्छे से, मतलब अपना बॉर्डर भी एरिया भी लंबा है, तो इसलिए अपनी सैन्य संख्या भी ज्यादा है, और जब संख्या ज्यादा है तो खर्च भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, खैर भारत और पाकिस्तान पर मैंने आपको एक कंपैरिजन वीडियो भी दी हुई है, जिसका टाइटल है, मैं आपको यहाँ पर इमेज लगा दूंगा थंबनेल। तो उसमें ये है कि क्या भारत क्या परमाणु हमला कर सकता है पाकिस्तान, अगर करता है तो भारत कैसे रिटेलिएट करेगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत है क्या, इनका कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग टॉपिक वाली वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, इसको जारी किया है साथियों गाजियाबाद के नगर निगम ने। गाजियाबाद आप जानते हो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अच्छा, अभी गाजियाबाद के कमिश्नर का एक बयान आया, काफी ज्यादा चर्चे में रहा, और इन्होंने अपने मतलब वहां के जितने भी पुलिस हैं, छोटे चाहे कांस्टेबल से लेकर के एसआई और ऊपर तक के, सभी को निर्देश दिया कि आप जब भी पब्लिक से बात करेंगे तो, और उनका नाम लेंगे तो उनको जी करके बोलेंगे, और कभी भी तू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। तो ये उनका इनिशिएटिव और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और काफ़ी अच्छी भी पहल है एक प्रकार से, क्योंकि आप अक्सर सुनते हो ना कि कोई अगर पीड़ित जाता है तो फिर उसको गाली गलौज से कभी कभी बात करते हैं पुलिसकर्मी, या कई कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, तो उनको कहा गया है, ऐसा निर्देश दिया गया है। खैर आते हैं टॉपिक पर। गाजियाबाद नगर निगम जो है ये भारत का पहला प्रमाणित यानी सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया हुआ है।
ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड मतलब कि हम अपने पूरे म्युनिसिपल सिस्टम को पूरी तरीके से हरित उस पर चलाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाएंगे, और इसके लिए जो फंड की जरूरत होगी वो फंड के लिए हमने बॉन्ड जारी किया है। अब इस बॉन्ड को अगर खरीदते हो तो फिर आपको मतलब आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। बॉन्ड मतलब क्या है इसको समझो। जैसे मान लीजिए बॉन्ड मतलब आप समझो शेयर होता है एक प्रकार से। जैसे मान लो 10 बॉन्ड इन्होंने जारी किए और उन्होंने कहा कि हम इतना रुपया फंड रेज करना चाहते हैं, 10 बॉन्ड है। अब 10 बॉन्ड को कोई खरीदेगा, है ना, जो भी कोई खरीदेगा, तो बॉन्ड से क्या होता है कि हम उसको बॉन्ड को लिए हैं तो बाद में वो कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, रिटर्न करेंगे। लेकिन बॉन्ड और शेयर में अंतर यह है कि शेयर मतलब आप मालिकाना हक पा जाते हो, आपके पास ज्यादा शेयर हो गए तो आपकी हिस्सेदारी हो गई। बॉन्ड आप ले लिए तो बॉन्ड जो जारी करता है, जैसे देशों का भी बॉन्ड जारी करता है, तो देश का बॉन्ड लेने का मतलब ये नहीं कि आप देश में हिस्सेदारी पा गए, आपको कहोगे कल को कि हमारी इतनी हिस्सेदारी है, एक राज्य हमें दे दो, ऐसा नहीं। तो इसीलिए देश जो होते हैं वो बॉन्ड जारी करते हैं, कुछ लोग अमेरिका का बॉन्ड लेते हैं, कुछ भारत के बॉन्ड लेते हैं, है ना। ऐसे ही ये भी है, तो इसमें बॉन्ड जारी किया गया है। शेयर कंपनियों में जारी किए जाते हैं, कंपनियां अगर शेयर जारी कर रही हैं तो मतलब वो मालिकाना हक दे रही हैं उसमें, ठीक है। खैर, तो ये बॉन्ड जारी किया है और वो भी ग्रीन बॉन्ड है, पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है सर्टिफाइड, और ऐसा करने वाला गाजियाबाद नगर निगम बन गया है पहला। इसके अलावा 150 करोड़ की राशि इन्होंने जुटाने की बात कही हुई है। ये क्या करेंगे, पैसा कहाँ खर्च करेंगे, इन्होंने कहा है कि हम टीएसटीपी बनाएंगे, यानी तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र बनाएंगे, ट्राइटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, और इसकी क्षमता होने वाली है 40 मिलियन लीटर पर डे, 40 MLD, ठीक है, 40 मिलियन लीटर पर डे इसका क्षमता होने वाला है। और ये ऑलरेडी इसके लिए देखो ये पुरस्कार वगैरह भी पा गया है, वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका शोधित जल पुनः उपयोग पुरस्कार प्राप्त हो गया है, ठीक है। जो सीवेज होता है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, उससे जो आपके घर के बाथरूम के और शौचालय के इन सब के वाटर जाते हैं शहरों के, तो वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको संशोधित किया जाता है और उसके बाद ही वो रेक्टिफाई होकर के दोबारा से आता है नल के थ्रू। इसी सिस्टम को रिसाइकलिंग कहते हैं। खैर, किस देश ने हाल ही में विशेष 301 रिपोर्ट या कहें स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की है 2025 वाली, और इसमें भारत को कंटिन्यू रखा है किस मामले में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करने वाले देश हैं उनमें। ये एक्चुअली में ना एक निगरानी सूची जारी करता है, निगरानी सूची, इसके अलावा विशेष निगरानी सूची, तो ये सबको एक स्पेशल 301 रिपोर्ट में पब्लिश करता है। एक्चुअली में स्पेशल 301 ना इसकी धारा है, इन्होंने एक व्यापार अधिनियम लागू किया था 1974 में, तो उसी की है आर्टिकल 301, इसीलिए इसका नाम और वो जब रिपोर्ट आती है ना तो उसमें जो लिस्ट रहती है, इसीलिए उसे कहते हैं कि स्पेशल 301 रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है, एक संस्था है यूएसटीआर, यूएसटीआर बोले तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें ये इस संस्था के द्वारा देखा जाता है कि कौन कौन सा देश है और वो देश जो इनसे व्यापार करता हो, यानी इनका व्यापारिक साझेदार देश हो, वो व्यापारिक साझेदार देश इनके जो भी इंटेलेक्चुअल्स अगर ले रहा है, मान लो व्यापार कर रहा है, इनकी चीजें जा रही वहां पर, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं उसका कोई प्राथमिकता जो कहीं कहीं वहाँ गंभीरता से उल्लंघन तो नहीं हो रहा उनके राइट्स का। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब समझाया था ना अच्छे से, किसी का भी कोई भी माइंड हो, माइंड सेट हो, कोई भी दिमाग से जनित कोई भी चीज हो, जैसे किसी ने अपना धुन बना दिया, कोई गाना बना दिया, कोई कविता लिख दी, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट कराया जाता है, और जो अगर पेटेंट करा लिया तो कोई अगर उसका यूज करेगा कॉमर्शियल, खास करके कॉमर्शियली, तो फिर वो उसको कॉपीराइट वगैरह देता है। तो खैर ये संस्था भी यही चेक करती है कि कौन कौन से देश हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का इनका गंभीर उल्लंघन कर रहे हो, तो इनको प्राथमिकता निगरानी सूची और निगरानी सूची दो प्रकार की लिस्ट में जारी करते हैं। भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में डालकर रखते हैं ये, कि भारत जो है ये सबसे गड़बड़ी करता है इनके इंटेलेक्चुअल्स का। खैर, भारत यहाँ पर शामिल है 2025 वाले में भी, इससे पहले भी था, अभी भी है। तो 26 व्यापारिक साझेदारों की पहचान इसमें की गई है। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। समझना जरूरी है, करंट अफेयर समझना जरूरी है, समझ लोगे तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई है, पुनर्गठन हुआ है। इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अभी कल एक बड़ा डिसीजन आया साथियों, ये अभी जो भारत पाकिस्तान टेंशन चल रहा है, इस बीच
भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का एक बार फिर से पुनर्गठन किया है और इस पुनर्गठन में प्रमुख भी बनाया गया है। इसमें प्रमुख बनाया गया है किसे? आलोक जोशी को। आलोक जोशी साथियों ये पूर्व रा के अधिकारी रह चुके हैं, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, तो इसके ये पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी ये रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी संयुक्त सचिव। तो इनको इस बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अलग होता है, एनएसए अलग होता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जो होता है ये अलग होता है, ये पूरा पूरा बोर्ड ही होता है। खैर, एनएसए की बात करें तो वो तो अजीत डोभाल हैं। यहाँ पर आलोक जोशी ये नियुक्त किए गए हैं 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करके, ठीक है ना। अगला, किस राज्य के कोकबोरोक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है? अच्छा, अभी कुछ महीनों पहले मैंने आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन बताया था, हो भाषा को, हो लैंग्वेज को शामिल करने की भी मांग उठी थी और ये हो लैंग्वेज असम की है, ठीक है। रिवीजन है, समझ लो, रिलेटेड क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना। यहाँ पर कोकबोरोक भाषा की बात आई है, इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है। ये भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है, त्रिपुरा में ये भाषा इसमें शामिल करने की मांग क्यों उठी है? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई जनजातियां इसको बोलती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही हैं, तो इनको थोड़ा सा संवैधानिक दर्जा दो, थोड़ा सा इनको प्रचार किया जाए, प्रमोट किया जाए, जिससे ये जिंदा रहे। कोकबोरोक लैंग्वेज खास करके ये बोरोक के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। इसमें जनजातियों में बात करें तो जामातिया, रियांग, ब्रू, नोआतिया, रूपनी, ये सभी रीजनल जनजातियां हैं त्रिपुरा की और उनके द्वारा ये बोली जाती हैं। कोकबोरोक भाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन। खैर, यूनेस्को ने इसे एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर इसकी लिस्ट में भी शामिल कर रखा है। इसमें इसे कमजोर के रूप में, कमजोर लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब केवल 14 भाषाएं ही थी, बाद में 8 और जुड़ी। अगला, अगर आप त्रिपुरा की बात करोगे तो त्रिपुरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैप में। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है। अगरतला राजधानी है, मनिक साहा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है एन इंद्रसेन रेड्डी। इसके अलावा कमल सागर, रुद्र सागर और अमर सागर, ये 3 झीलें प्रमुख हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। राजबरी नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क भी पूछा जाता है, बाइसन नेशनल पार्क, ठीक है। ये दोनों नोट डाउन कर लो, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा 8 जिले हैं, विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। भारतीय राज्यों की बात करें तो मिजोरम और असम से अपना बॉर्डर लगाता है, इसके अलावा बांग्लादेश से। अगला, मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में किस राज्य ने हाल ही में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है भाई? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, बिहार की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। बिहार में लोक कला की अगर बात करें तो लोक कला में अगर बात करें तो मधुबनी पेंटिंग हो गया। इसके अलावा एक गोदना भी होता है, गोदना, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग को ऑलरेडी जीआई टैग भी मिल चुका है और गोदना भी होता है यहाँ का लोक कला, ये दोनों है। तो मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन, ये 2 चीजें हुई और जिसको मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिहार की ये दोनों है, ठीक है। यहाँ पर ये मधुबनी पेंटिंग आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का एक्चुअली में ये रिकॉर्ड मिला हुआ, बना हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है ये रिकॉर्ड लेते हुए नीतीश कुमार जी, ठीक है। खैर, इसको पद्मश्री जगदम्बा देवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कि प्रसिद्ध एक ये एक कलाकार थी इसकी, इनके लिए प्रसिद्ध कलाकार बउआ देवी ने बनाया हुआ है। किसने बनाया है इस तस्वीर को? बउआ देवी ने। 18.69 वर्ग मीटर की एक सबसे बड़ी ये मधुबनी पेंटिंग है, जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ठीक है, ये नीचे दिख रही है, यही वो पेंटिंग है। खैर, मिथिला पेंटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, मधुबनी पेंटिंग को, और ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अच्छा, अब आते हैं दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। ये तो एक हुआ, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं ना। दूसरा क्या हुआ? बोधगया में ही, बोधगया में ही महाबोधि मंदिर है, वहीं पर 5 से 70 वर्ष के आयु के बीच के सभी बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, लगभग 375 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। और इन सब ने क्या किया कि गायन बाउल समूह के लिए एक बहुत बड़ा गायन किया है, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं की सबसे बड़ी सभा का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है गायन बाउल समूह के द्वारा, ठीक। तो ये 2 रिकॉर्ड बने हैं बिहार से। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने स्टार लिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह लॉन्च किया? कुइपर सैटेलाइट,
कुइपर सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया है साथियों अमेजन के द्वारा, और ये किसको टक्कर दे रहा है? स्पेस एक्स को। किस लिए, किस क्षेत्र में? स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों में बहुत सारी जगहों पर जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां पर समझ में आ रहा है कि भाई ये तो स्टारलिंक लगा लिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम पूरा जाम कर दिया जाता है और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे में बहुत जगहों पर यूक्रेन में बहुत मदद किया था इसने, स्टारलिंक सैटेलाइट ने। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट देता है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी टावर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, टावर गिरा दोगी कोई दिक्कत नहीं है, सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट मिलेगा। कई कई बार मिसयूज भी देखने को मिलता है। अभी आपने देखा कि मणिपुर में भी ऐसा घटनाएं देखने को मिली भारत में, जब वहां पर मैतेई और कुकी इन सबके बीच में जब हो रहा था तो वहां पर सरकार ने इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी थी। लेकिन कई जगहों पर ये स्टारलिंक का मामला आ गया कि स्टारलिंक वो लोग लगा रखे थे, जबकि भारत में अभी एंट्री नहीं है। खैर, स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। अब अमेजन भी ऐसे ही सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अमेजन ने कहा है कि अभी तो ये 17 उपग्रह लॉन्च किए, इन्होंने कहा 2026 के अंत होते होते हम 3236 उपग्रह लॉन्च करेंगे। पैसा है तो भाई क्या नहीं किया जा सकता। देर से शुरू करो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब पैसा है तो फिर तेज पहुंच ही सकते हो। जो चीज करने में स्पेस एक्स को इतना टाइम लग गया, खैर टाइम लगता है तो एक अनुभव भी आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने एक साथ $10 बिलियन की खर्च कर दिया और इन्होंने कहा कि हम एक साथ ही पृथ्वी की निचली सतह पर 3236 उपग्रह तैनात करेंगे और बहुत जल्दी ये कर लेंगे अगले 1 सालों में। तो कुइपर, ये प्रोजेक्ट कुइपर ध्यान रखना चर्चे में है शब्द, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। प्रोजेक्ट स्टारलिंक स्पेस एक्स से है, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन से है। ठीक, आगे। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण 3000 से ज्यादा सूअरों की मौत हो गई? साथियों, बहुत तेजी से अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल रहा है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर, ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है ना अफ्रीका से आया हुआ है, इसलिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर कह रहे हैं। ये स्वाइन में होता है, सुअरों में होता है, और इससे 3000 से ज्यादा सुअरों की मृत्यु हो गई है मिजोरम में, और 1000 से ज्यादा सुअरों को जानबूझ करके मार दिया गया है जिससे ये इसका प्रसार ना हो पाए। क्योंकि देखो अभी कोरोना वगैरह में क्या हुआ था, कोरोना जो है ये बैट से फैला था, बैट से और स्वाइन से। बैट और स्वाइन का जो है ये मिल गया था, मिक्सर हो गया था, और उसके बाद फिर मनुष्यों में आ गया था, ह्यूमन में आ गया था। तो ये एक्चुअल में जो कोरोना वायरस था ये इन दोनों का वायरस था, चमगादड़ का और सुअर का, इनसे मिक्सर होकर के तब मनुष्यों में आया। ऐसे ही ये अभी ये स्वाइन फीवर है, तो क्या पता कल को किसी और जानवर के संपर्क में आ जाए और उसके बाद उनके थ्रू जब मनुष्यों में आएगा तब फिर गड़बड़ी कर सकता है, एक नए भ्रामक, एक नए महामारी को भी जन्म दे सकता है। इससे बचने के लिए जो जिंदा सुअरें हैं उनको भी मार दिया जा रहा है। कहाँ पर ऐसा हो रहा है? मिजोरम में हो रहा है, और ये एक बड़ी घटना है। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से किस रोग के कारण हाल ही में इतने लोगों को, इतने सुअरों को मार दिया गया? कहाँ पर? या मिजोरम में। तो रोग के प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। 46 इलाकों को एएसएफ संक्रमित क्षेत्र भी घोषित किया गया है, कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है कि जिससे इसका प्रसार रोका जा सके। मिजोरम की बात आई है तो मिजोरम आप देखोगे मैप में यहाँ पर दिख जाएगा मिजोरम। आइजॉल राजधानी है, और लाल दोहुमा जेडपीएम के यहाँ के सीएम है। जनरल विजय कुमार सिंह ये पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, बीपी सिंह, और ये रह चुके हैं, ये है यहाँ के गवर्नर। पलक टीपो, तामदील, रिंगदील ये प्रमुख झील हैं। फोंगपुई नेशनल पार्क, मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। इसके अलावा 11 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें, 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ सीट जाती है। बॉर्डर शेयर की बात करें तो इधर म्यांमार से अपना बॉर्डर लगाता है, इधर ये बांग्लादेश से अपना बॉर्डर लगाता है, ध्यान रहे बांग्लादेश से भी बॉर्डर लगाता है। इसके अलावा मणिपुर से और इधर असम से अपना बॉर्डर लगाता है। अगला, पीएम मोदी ने आपदा की पूर्व सूचना के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया? अभी पीएम मोदी ने अपनी मन की बात के 122वें एपिसोड में एक ऐप की चर्चा की, एक ऐप को एक प्रकार से प्रमोट किया उन्होंने। वो ऐप है सचेत ऐप। सचेत ऐप अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इस अथॉरिटी के द्वारा ये ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि जो भी डिजास्टर्स आते हैं, जो भी आपदाएं आती हैं, उनकी पूर्व सूचना लोगों को मिल सके, लोग को सतर्क किया जा सके, इसीलिए यहाँ सचेत नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखो जैसे उत्तर भारत में बात करें, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, तो ये अवध की नगरी है, भगवान राम की नगरी है, यहाँ तो कोई दिक्कत होती नहीं है, हर चीज़ के मामले के लिए अनुकूल है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं और वहाँ पर आपदाएं आया करती हैं और रेगुलर तरीके से आया करती हैं।
जैसे आप उड़ीसा में देख लो, इसके अलावा और तटीय राज्यों में अगर बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल में देख लो, आंध्र प्रदेश, या आप इधर महाराष्ट्र वगैरह में देखोगे, केरला में, तो यहाँ पर जब कोई समुद्री तूफान आता है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में पूर्वानुमान किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत लोगों को इवैक्यूएट करना होता है सही समय पर। तो प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को पहले अलर्ट करने के लिए ये सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। क्लियर? ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला, हाल ही में साजी एन करुण का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? तो साजी एन करुण साथियों, ये प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर थे। ठीक है, तो ये मलयालम भाषा से थे संबंधित, इनका याद रखना नाम। और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है 2025 में। रेस्ट इन पीस हो गए हैं। इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी पिरवी 1988 में। ये फिल्म ना 70 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई गई थी। 70 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पिरवी इनकी पहली फिल्म। इनकी दूसरी फिल्म थी स्वाहम, और स्वाहम फिल्म जो है कांस फिल्म समारोह में पाम डियोर के लिए नॉमिनेट हुई थी। अब आप सोच सकते हो कितने बड़े ये थे फिल्म निर्माता। तो मलयालम इंडस्ट्री को आगे ले जाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक ले जाने में इनका काफी रोल रहा था। खैर, पुरस्कार सम्मान की बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित थे 2011 में। 7 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, 7 बार केरल राज्य पुरस्कार जीत चुके थे। इसके अलावा 2024 में 2022-2024 तक केरल राज्य के फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो इनका अभी निधन हो गया है, साजी एन करुण का। क्लियर? ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पर भी और टेलीग्राम पर भी। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग लास्ट 7 मंथ का रिवीजन कर रहे हैं शानदार तरीके से। डेली होती है 12 बजे क्लास, तो आप लोग इसको ज्वाइन करना ना भूलिए। इसके अलावा कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आईपीएल में अब तक के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं कौन? क्रिस गेल ने 30 गेंदों में ये कारनामा किया था। वर्तमान में पूरे भारत में चीते और शावकों की कुल संख्या कितनी है? तो पूरे भारत में पूछा जाएगा तो 31, और अगर पूछा जाएगा कि कुनो नेशनल पार्क में, तो 29 बताना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई है? ये आपको आज बताना है। दूसरा, कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये दोनों क्वेश्चन आज आपको बताना है। कमेंट करके दोनों का आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियोज आती हैं उनको भी देखा करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, क्योंकि बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है आजकल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।